सो हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस नए सेशन में एनटीए अभ्यास पेपर 32 के साथ हाजिर हैं साहब। तो आज उम्मीद करते हैं कि आपने लास्ट के जो भी 5-6 पेपर्स हमने अपलोड किए होंगे उनको आपने सीरियसली देखा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं साहब। एनटीए अभ्यास पेपर 32। हियर इज क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन है साहब? देखो, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेने की बनती है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देख रहा है कि 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 10 मीटर्स एंड 40 मीटर्स स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स जॉइनिंग द टॉप ऑफ ईच पोल टू द फुट ऑफ द अदर फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बचपन से हमारे माँ साहब लोगों ने हमें एक ही बात सिखाई है साहब, कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सबसे आसान होता है बशर्ते आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ पाओ। बाकी किसी में कोई दम नहीं है ऐसा। तो आप उसका सही डायग्राम बना पाएँ, उसके लिए सही समझ में आना जरूरी। क्या क्वेश्चन दिया हुआ साहब? 2 पोल्स हैं, वर्टिकल पोल्स, एक की हाइट 10 मीटर से और एक की हाइट 40 मीटर से, सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर हैं। अच्छा, एक के टॉप से दूसरे के फुट को ज्वाइन किया गया है, तो ये 2 इंटरसेक्शन बनेंगे, 2 लाइंस ऐसी ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसकी हाइट आपको निकालनी है। तो देखो, इसको कई तरीक़ों से किया जा सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कि जो डायग्राम दिमाग में आ रहा है उसके हिसाब से तो 2 सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे, तो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियोज से काम चल जाएगा, या फिर इन 2 लाइंस का इक्वेशन निकालो और इंटरसेक्शन पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालो, सो दैट विल बी द हाइट। हाँ, 2 तरह की चॉइस आपके पास है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है साहब। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, देयर इज अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 10 मीटर्स है ना, ये 10 मीटर का एक पोल बना हुआ है। यहाँ पर एक 40 मीटर्स हाइट का एक वर्टिकल पोल है। अच्छा, इससे इसको ज्वाइन कर दो और इससे इसको ज्वाइन कर दो साहब। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट आपको निकाली ना। सिंपली आपको करना क्या है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट निकाली। थोड़ा सा डायग्राम सही बना लेते ना, सही बना लेते। हॉरिजॉन्टल गड़बड़ सा दिख रहा है। हाँ, ऐसा आ गया। तो साहब देखो, ये तो दिख रहा है ना, ये तो दिख रहा है आपको कि ये वाला जो ट्रायंगल है, ये छोटू वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये सिमिलर है। अच्छा, इनकी हाइट मान लेते हैं साहब, लेट इट बी h। इसके हाइट कितनी मान ली अपन ने? h। अच्छा, और कुछ एज्यूम कर लो। ये मान लीजिए कि आपने ये पूरा का पूरा आपने मान लिया, ये आपने एज्यूम कर लिया कि साहब ये x है और ये है y। तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पार्ट होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई। तो ये 2 ट्रायंगल देख रही है, दोनों में सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाओ और हाइट निकालो, है ना। बात तो ऐसी ही दिख रही। 10 डिवाइड, अच्छा इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये दोनों किस में प्रोपोर्शन में है, मतलब सिमिलर दिख रहे हैं। तो एक काम करते हैं, 40 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू व्हाट? x डिवाइडेड बाय y, है ना। इस बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, दैट इज y। एक रिलेशन तो ये मिल गया साहब। दूसरा रिलेशन आप कहाँ से निकाल सकते हो? इस वाले ट्रायंगल से। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट इज इक्वल्स टू बड़े वाले ट्रायंगल की बेस अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, दैट इज x माइनस वाई। और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। मुझे निकालना क्या है? h निकालना है। सो अल्टीमेटली आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा साहब? x और y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो x और y कैसे एलिमिनेट होंगे ये आपको देखना पड़ेगा, है ना।
एक्स और वाई में एक रिलेशन दिख जा रहा है ना, एक्स और वाई में एक रिलेशन दिख रहा है। ये 40/h है ना, और ये 10/h है। तो 40/h कितना हो जाएगा साहब, 4x/x माइनस वाई। यहाँ से दिख रहा है ना, 40/h इज इक्वल्स टू x/y, और ये 10/h इज इक्वल्स टू x/x माइनस वाई। तो अगर मैं बोलूँ कि 40/h कितना होगा, 4x/x माइनस वाई, तो 4x/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू x/y। ये आपका इक्वेशन है। अच्छा, x तो 0 होगा नहीं, तो काट दो साहब इसको। तो 4y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई, तो 5y इज इक्वल्स टू x, x इज इक्वल्स टू 5y आ जाएगा, x इक्वल्स 5y। तो x इक्वल्स 5y या y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, x/5। यहाँ पर मुझे लग रहा है y की जगह x/5 रख दो, h आ जाएगा। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू x/5 रख दीजिए, यहाँ से h आ जाएगा। तो कहीं से भी आ जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, ये दिख रहा है 40/h इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय x/5 है ना। तो x और x हट गया, तो 40/h इज इक्वल्स टू 5, तो h इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। तो इंटरसेक्शन पॉइंट की हाइट आपको 8 मिल रही, 8 इज द आंसर है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ज़्यादा कुछ है नहीं ना, एक बार आपने रिलेशन बना लिया, फिर आपको देखना है एलिमिनेशन कैसे करना है, h निकालना है, तो बाकी सबको एलिमिनेट कर दो। और रेशियोज़ में इसलिए कोई लफड़ा भी नहीं ना, कोई लफड़ा नहीं, बढ़िया। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हम मैंने क्या बोला था, इंटरसेक्शन पॉइंट से भी अपन निकाल सकते हैं, तो आसान काम किया जा सकता है ना। देखो ये ऐसा बना दिया और ये बना दिया 40, सही है, और इससे इसको ज्वाइन किया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, बस इतना काम करना पड़ेगा कि इसको x एक्सिस ले लो और इसको अलोंग y एक्सिस, ये अलोंग y एक्सिस ले लो, जिससे आसान सी बात हो जाए ना। ये 10 मीटर पे है, तो ये 0,10 हो गया पॉइंट। अच्छा, ये मुझे मालूम नहीं, मैं इसको x,0 ले रहा हूँ। ये पॉइंट कितना हो गया, x,0, x एक्सिस पे ना। ये ओरिजिन है साहब, ये ओरिजिन है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये x एक्सिस और y एक्सिस है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,10, ये x,0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x,40, क्योंकि ये 40 मीटर्स दिया हुआ है और मुझे इन दो का इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इस लाइन और इस लाइन का ऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन लिखूँ ना, इस लाइन का इक्वेशन लिखूँ, तो इस लाइन का इक्वेशन आप कैसे लिखोगे साहब, x,0 ना, x की जगह कुछ और ले लो, नहीं तो ये कंफ्यूज करता रहेगा। h,0 ले लो और इसको आप ले लो h,40, सही है। अच्छा, तो इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा साहब, y-0 या y- इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले लो, सही है ना। तो ये कितना हो जाएगा, y-y1 0 इज इक्वल्स टू m कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय -h, तो -10/h मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। सही लिखा क्या मैंने, फिर से एक बार देख लो। ये x1 y1 और ये x2 y2 लिया है, तो y-y1 इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप 10-0/0 -h -10/h और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1। अच्छा, तो ये इक्वेशन क्या मिल गया, y इज इक्वल्स टू -10/h x -10h/x प्लस 10 आ जाएगा। अच्छा, ये इस लाइन का इक्वेशन हो गया साहब, है ना। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हो, इस लाइन का इक्वेशन, ये 1 पॉइंट फॉर्म से, तो यहाँ से भी आ जाएगा y-y1, तो y-0 इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय h, तो 40 डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1, तो x -0 आ जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से मुझे ये
इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, मतलब इसमें से y निकालना है। आ जाएगा मुझे लग रहा है। इसको और इसको इक्वेट कर देना, इसको और इसको इक्वेट करके देखना, क्योंकि दोनों y y y है। तो साहब क्या मिलेगा, यहाँ से मिल रहा है 40x/h इज इक्वल्स टू 9/hx प्लस 10। सही है ना। अच्छा ये कितना हो गया 50x/h इज इक्वल्स टू 10। तो ये मिल गया साहब 5x इज इक्वल्स टू h। 5x की वैल्यू कितनी आ गई साहब, h आ गई। अब क्या करोगे, मुझे तो इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। ये मैंने डिस्टेंस h ले ली और ये मैंने हाइट ले ली। फाइव एक्स इज इक्वल्स टू h। सही है। तो यहां पर h की जगह 5x रख दीजिए, है ना। तो h की जगह क्या रखना है, 5x रखना। तो यहां पर आप h की जगह 5x रख दो तो y इज इक्वल्स टू -10x अपॉन 5x, तो -2 + 10 ये आ जाएगा साहब 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो ना, इक्वेशन ऑफ दो लाइंस निकाल लीजिए और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए। मतलब मुझे y चाहिए तो y निकाल लिया साहब। तो ना दोनों को इक्वेट करने से आपको h और x में एक रिलेशन मिलेगा। आप कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। शायद इस क्वेश्चन में नहीं तो और किसी क्वेश्चन में आपके काम आएगा। ठीक है, वन ऑफ द मेथड इज देयर। बाकी तो आपने सिमिलरिटी से कर ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x + 3 tan x is equals to 5π/2 where x belonging to closed interval 0 to π नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। देखो इस क्वेश्चन को देख करके, मतलब मैं अपनी रेगुलर क्लास में भी ये क्वेश्चन हमेशा करवाता हूँ। कभी भी कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन एज वेल एज पॉलिनोमियल दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसका सोल्यूशन तो आप नहीं निकाल सकते, बट यू कैन फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस आर देयर। आप काउंट कर सकते हो कि कितने सोल्यूशंस होंगे, लेकिन एक साइड पे आप पॉलिनोमियल फंक्शन दिया और एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया, आप पॉसिबल नहीं है कि आप ये बना पाओ कि साहब कितने उसमें सोल्यूशन क्या क्या होगा। हाँ काउंट कर सकते हो। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। दोनों को अलग अलग लिख लो। जहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्रिकल लिखा है ये इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा साहब 3 tan x और इधर पे हो गया साहब 5π/2 -2x। सही है। अच्छा ये दो इक्वेशंस हो गए साहब, है ना, दो लाइंस के इक्वेशन हो गए। एक हो गया y = 3 tan x और एक हो गया y = 5π/2 -2x। तो दो इक्वेशंस हैं, दोनों के ग्राफ बना लेना। 3 tan x का भी ग्राफ बना लो और इसका भी। ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रही है और tan x का ग्राफ जैसा बनता है वैसे ही 3 tan x का ग्राफ बनेगा साहब, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। ग्राफ के इंटरसेक्शन पॉइंट आपको देखने हैं बेसिकली। तो जरा देखें, सबसे पहले 3 tan x है ना। tan x का ग्राफ बनाने के लिए जो तरीका है वो ये साहब -π/2, 0 से 2π चाहिए ना। मैंने जानबूझ करके ये ले लिया साहब -π/2, यहाँ पर आ गया π/2, फिर यह आ जाएगा पाई, यह आ जाएगा साहब 3π/2 और एक और खींच के बना दो तो साहब 2π आ जाएगा, है ना। अच्छा ये -π/2 मैंने लिया, ये 0 लिया। अच्छा 0 के बाद ये क्या हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 एंड दिस वन इज नथिंग बट व्हाट 2π। ठीक है, आपको समझाना भी है इसलिए मैं पूरा बना देता हूँ ना। अच्छा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आगे छोड़ दो। अच्छा इसका tan x का ग्राफ बना रहे हैं साहब, है ना, ये आगे छोड़ सकते हैं अपन। अच्छा इसके बाद यहाँ से यहाँ पर ऐसा जाएगा और फिर ये ऐसा आएगा। ये ग्राफ हो गया साहब, कोई टेंशन। 0 से 2π तक 3 tan x का ग्राफ बना लिया। अच्छा y = 5π/2 -2x। ओके,
अच्छा y को 0 करोगे तो x कितना 5π/4 आएगा। 5π/4 मतलब पाई प्लस π/4 यहाँ पर आएगा। अच्छा, और x को 0 करोगे तो कितना आएगा y 5π/2। तो ये मान लीजिए कि 5π/2 यहाँ कहीं पर आ गया। इन दो का इंटरसेक्शन, इन दो को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन कौन सी लाइन है साहब? दिस लाइन इज विच लाइन? दिस लाइन इज 5y इज इक्वल्स टू 5π/2 माइनस 2x। ये लाइन बन गई साहब। बस देख लीजिए कितने इंटरसेक्शन पॉइंट 0 से 2π के बीच में आ रहे हैं। तो 0 से 2π के बीच में 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट्स है जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं साहब, 1, 2 एंड 3। In between 0 to 2π, intersection between these two lines and curves, of course 3। तो 3 आंसर है 0 से 2π। आगे कर दे थोड़ा सा, 4π कर दो और आगे बना दो, 5π बोल दो और आगे बना दो। ठीक है, बढ़िया। तो इससे अच्छा तरीका नहीं होगा, ग्राफिकल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का बनेगा ही बनेगा। और डेफिनेटली यू कैन फाइंड हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस, है ना, इट्स ओके। तो बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया सोल्यूशन, सही है। y is equals to modulus of 10x minus modulus of sin x, then value of dy over dx at x equals 5π/4। अरे यार, तो भाई 5π/4 मतलब x पॉजिटिव है, 5π/4 के आसपास पहले मॉडुलस को ओपन कर लो, तब तो डिफरेंशिएट करोगे। अच्छा, 5π/4 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स ना, 5π/4 पे साइन एक्स कैसा है? नेगेटिव। अरे 5π/4 पे 5π/4 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स कैसा ओपन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव, इसको कर लो प्लस। तो ये साहब हो गया y इज इक्वल्स टू tan ऑफ x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन ऑफ x और इसका भी मॉड। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये अपन को देखना पड़ेगा साहब। ये ओपन कैसा होगा, एज इट इज की या फिर नेगेटिव साइन के साथ। तो 5π/4 के आसपास देख लो, 5π/4 पे ये तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये हो गया 1, और ये होगा 5π/4 पे -1/√2। अरे होगा ना, माइनस ऑफ 1/√2। ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया ना। तो ये तो पॉजिटिव है, मतलब ये एज इट इज ओपन हो जाएगा साहब। तो y इज इक्वल्स टू नथिंग बट 10x प्लस साइन ऑफ x, ये आ गया जी। अच्छा, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, सेक ऑफ स्क्वायर x है ना, और प्लस ये कितना हो गया, कॉज ऑफ x। अच्छा, 5π/4 पे सेक स्क्वायर x ना, π/4 पे कितना होता है साहब, √2। π/4 पे √2 विथ नेगेटिव साइन। अच्छा, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 2 ही आएगा, और cos x -1/√2। बहुत बढ़िया, ऐसा कोई आंसर 2 - 1/√2, 2√2 - 1/√2, ये ऑप्शन आ जाएगा बी आंसर, है ना। बहुत बहुत ही आसान क्वेश्चन और जल्दी से होने वाला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया, सही है। बस थोड़ा सा ओपन करते समय केयरफुल रहिए। आपको मालूम है कि मॉडुलस कैसे ओपन होता है ना भाई, क्रिटिकल पॉइंट, जिस भी पॉइंट के आसपास की बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो एज इट इज, नेगेटिव वैल्यू है तो विथ नेगेटिव साइन। बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज लीस्ट। भाई साहब, k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए रूट्स के स्क्वायर्स का सम लीस्ट हो। अच्छा, रूट्स के स्क्वायर का सम मीन्स क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू k की किस वैल्यू के लिए होगा, लीस्ट वैल्यू नहीं चाहिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ k दिस एक्सप्रेशन वैल्यू इज लीस्ट, सॉरी। अच्छा, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कर दो साहब, है ना। अच्छा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस ऑफ b/a, तो माइनस ऑफ b/a मतलब k -2 का स्क्वायर हो गया, है ना। अच्छा, और माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बीटा c/a, तो माइनस ये हो जाएगा k + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा k + 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होगा ना, c/a। हाँ बिल्कुल सही, तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ कितना रहा है, k स्क्वायर माइनस ऑफ 4k, अच्छा माइनस ऑफ 4k प्लस 4
प्लस के प्लस 1, ऐसे ही है ना। तो ये कितना हो जाएगा साहब, के स्क्वायर माइनस ऑफ 3k प्लस 5, ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। अच्छा ये मान लीजिए कि कुछ भी है, फंक्शन ऑफ k है, तो डेरिवेटिव निकाल के चेक कर लो, या फिर माइनस बी बाय 2a। अरे पैराबोला में अपवर्ड डायरेक्टेड बन रहा है ना, तो अपवर्ड डायरेक्टेड में लीस्ट वैल्यू जो आती है वो कहाँ पर आती है, माइनस ऑफ b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a। ये तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, तो लीस्ट वैल्यू ये हो जाएगी, या तो यहाँ से निकालो माइनस b बाई 2a करोगे तो माइनस b बाई 2a 3/2 आ जाएगा k की वैल्यू, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ एक ऑप्शन ये, और या फिर डेरिवेटिव से कर लो। अच्छा डेरिवेटिव टेस्ट आप कैसे करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश k निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट किया 2k माइनस 3, इसको क्या किया 0, तो k की एक ही वैल्यू आ रही 3/2, उस पर लीस्ट ही होगी। सेकेंड डेरिवेटिव चेक करना हो तो चेक कर लो, डबल डैश करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, लीस्ट। तो k की वैल्यू 3/2 यहाँ से भी आ रहा है, या फिर डायरेक्ट आप निकालो क्वाड्रेटिक की वर्टेक्स माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस d बाई 4a होता है, और माइनस b बाई 2a मिनिमम पे आएगा, है ना। चलिए बढ़िया है, तो आसान क्वेश्चन, इसमें भी ज़्यादा दम नहीं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 2x माइनस a साइन x अपॉन एक्स क्यूब एग्जिस्ट फाइनाइटली देन वैल्यू ऑफ a। देखो एग्जिस्ट फाइनाइटली वाली बात आ रही है, तो 0/0 का सिस्टम बनेगा, डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर को भी 0 होना पड़ेगा, ऐसा वाला क्वेश्चन है, बहुत बार किया है ना, बहुत बार। तो 2 साइन x कॉज x पहले तो बाहर ले लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो साइन x तो आप बाहर ले लो, यहाँ से कितना आएगा 2 कॉज ऑफ x माइनस ऑफ a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, एक x इधर एक x स्क्वायर इधर, ये तो 1 हो गया साहब। अच्छा जब x टेंडिंग टू 0 आपने किया तो ये डिनोमिनेटर 0 है, और वो ये कह रहा है कि राइट हैंड साइड फाइनाइट है। अब ये 0 है, अगर मान लीजिए कि ये 5 हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो 5/0 फाइनाइट तो नहीं होगा साहब। मान लीजिए 10 हो जाए तो 10/0 फाइनाइट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब चूंकि डिनोमिनेटर 0 है, तो राइट हैंड साइड को फाइनाइट बनाने के लिए न्यूमरेटर भी 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि 0/0 इनडिटर्मिनेसी होगी, जिसको आप फाइनाइट वैल्यू में रिड्यूस कर पाओगे। तो डेफिनेटली लिमिट x टेंडिंग टू 0, दिस वन मस्ट बी 0। तो x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 कॉज ऑफ x माइनस a की वैल्यू को भी 0 होना पड़ेगा। अच्छा जी, तो cos 0 1, 2 माइनस a इक्वल 0, तो a की वैल्यू 2 आएगी साहब। बहुत ही अच्छा और छोटा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा बड़ा सा क्वेश्चन नहीं। बस कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर राइट हैंड साइड फाइनाइट है और डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर को भी 0 ही होना पड़ेगा, और कोई तरीका ही नहीं है, है ना। अदरवाइज अगर ये 0 ना हुआ तो, और ये तो 0 है ही, तो ये 0 नहीं होगा, और ये अगर 0 हो गया तब तो राइट हैंड साइड इनफाइनाइट आ जाएगा, जबकि राइट हैंड साइड क्या है, फाइनाइट। f ऑफ x इज इक्वल्स टू 10। अच्छा ये तो देखो JEE का क्वेश्चन है, पहले पुराने पेपर्स में आपको हमेशा ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बिल्कुल रटा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है साहब, fx इज दिस साइन इनवर्स दिस। अच्छा तो डोमेन ऑफ x, रेंज ऑफ fx is constant function for all x belongs to R, fx contains only 2 elements in its domain। बेसिकली डोमेन और रेंज निकालें इस फंक्शन की। तो एक काम करते हैं साहब, सबसे पहले तो इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी हालत में एक्स स्क्वायर प्लस 4x 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा फिर इसको डिफाइन करने की बात करते हैं, तो ये तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये तो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या है, 0। इसका मतलब ये 0 प्लस 1, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अरे समझ में आ रहा है? ओ भाई मेरे मित्रों, ये इसको कंबाइन कर दिया ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है, तो दिस अगर ये 0 या 0 से बड़ा है तो जो टोटल वैल्यू है वो क्या होगी, 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0।
यहाँ से मैंने ये कंडीशन निकाली, समझ में आ गया? फिर से बोलूँ भाई, इसको डिफाइन करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो टोटल वैल्यू क्या होगी? 1 या 1 से बड़ी होगी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अच्छा, हाँ तो मिल गया भाई। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 है। मान लीजिए कि ये वैल्यू 5 हो गई, तो यहां पर क्या होगा? साइन इनवर्स रूट 5। अरे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स अंडर रूट 5 डिफाइंड है क्या? नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स रूट 5 तो उसकी डोमेन में नहीं है ना। साइन इनवर्स x व्हाट इज द डोमेन? -1 to 1। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में ही हो सकती है। और ये बोल रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, सो देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 शुड बी इक्वल्स टू 1। ये हटा दो तो x की दो वैल्यूज आ गई, 0 और -4। तो फंक्शन की डोमेन में तो दो एलिमेंट आ रहे हैं, 0 और -4, केवल और केवल दो एलिमेंटल वैल्यूज आएंगी, 0 एंड -4। तो कंटेन्स ओनली 2 एलिमेंट्स इन इट्स डोमेन। ये आंसर सही हो गया। अगर आपकी इच्छा है तो आप बाकी भी चेक कर सकते हो ना, बाकी भी देख सकते हो। fx is a constant function for all x belongs to R। अच्छा, 0 रखने पर क्या आएगा जरा देखो? tan इनवर्स 0 साइन इनवर्स 1 π/2, और -4 रखने पे क्या आएगा? π/2 ही आ रहा है। तो y इज इक्वल्स टू π/2 तो कांस्टेंट फंक्शन है। हाँ यार, ये तो अच्छा, ये देखो, ये महानुभाव ने ये भी दे दिया है। ऑफ कोर्स जब ये दो डोमेन की वैल्यूज आप यहां पे रख रहे हो तो y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है? π/2 आ रहा है। इसका मतलब इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन अनडाउटली फॉर ओनली दीज 2 वैल्यूज, क्योंकि डोमेन में दो ही है। और उसने बोला इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, मतलब ये ऑप्शन गलत। रेंज ऑफ fx हैज 2 एलिमेंट्स ओनली। तो मैंने अभी बोला 0 रखने पर कितना आया? π/2, और -4 रखने पर भी क्या आया? π/2। इसका मतलब दो वैल्यूज उसकी रेंज में नहीं है। डोमेन ऑफ fx कंटेन्स 3 इंटीजर्स ओनली, तो 2 इंटीजर रख रहा है साहब, तो ये भी गलत है। वैसे तो ये सब देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिंगल करेक्ट आंसर है। इसका मतलब है कि आपका आंसर डी ही होगा, लेकिन ठीक है, फॉर्मेलिटी है। इसी बहाने आप बाकी ऑप्शन को चेक करके अगर कोई नई चीज मिले तो सीख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देयर इज फंक्शन fx मैक्सिमम ऑफ 1 - x 1 + x एंड 2 x बिलोंगिंग टू R इज डिसकंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इन पॉइंट्स पर अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करनी तो सबसे अच्छा तरीका ग्राफ है, क्योंकि बहुत ही आसान फंक्शन दिए हुए ना। y = 1 - x, y = 1 + x और y = 2। जल्दी से ग्राफ बनाओ और देखो मैक्सिमम कहाँ पर लाई कर रहा है, और अगर कहीं पर नोच दिख जाए, कहीं पर शार्प एज दिख जाए, वहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो वहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होगा, है ना। ये इस तरह की कुछ बातें आपको सीखनी हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ। y = 1 - x, जल्दी से ट्रेस करते हैं साहब। तो y = 1 - x, y = 1 - x कैसा बनेगा साहब? ऐसा बनेगा, ये 1, ये 1, ये y = -x आ गया, यहाँ पर 1 हो गया। y = 1 + x, तो 1 - 1, ये आपका बन गया y = 1 + x। ये लाइन हो गई साहब y = 1 - x, और फिर लाइन है y = 2, तो ये 1 है तो 2 यहाँ कहीं पर ले लो, ये y = 2 हो गया, है ना। ये लाइन हो गई y = 2। अच्छा, मैक्सिमा चाहिए ना, मैक्सिमा ऑफ, तो मैक्सिमा के लिए आपको देखना पड़ेगा साहब, है ना। दिख रहा है मैक्सिमा कैसे जा रहा है? ये मैक्सिमा वाला पार्ट तो एक तो ये हो गया साहब, है ना, दूसरा ये पार्ट, तीसरा ये पार्ट, तो ये वाला ग्राफ बन रहा है साहब, है ना। ये ग्राफ है आपका, ये दो नोच दिख गई मुझे, है ना। अरे यहाँ पर शार्पनेस है तो यहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा ना, कन्फर्म है, मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज 2 पॉइंट्स, x = -1 और x = 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल तो नहीं है, कन्फर्म।
अब देख लेते हैं ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ओ भाई फंक्शन तो 100% कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी कोई गैप दिख रहा है क्या? नहीं, तो ये तो सही है। अच्छा, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कदापि नहीं, क्योंकि इन 2 पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आंसर होगा। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट -1 and 1। -1 और 1 पे यहाँ पर शार्पनेस दिख रही है जहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी सारी जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो 2 पॉइंट्स 1 और -1 पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है। सही है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस। ए भाई, इन 3 पॉइंट्स पे बोल रहा है कंटिन्यूअस नहीं। अरे क्यों नहीं है भाई? हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं रहा। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। A 9-digit number is formed using the digits 1 2 3 4 5 7। अच्छा, अगर 9 डिजिट नंबर बनाना है और ये डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 4 5 7, नहीं 1 2 3 5 7, 5 डिजिट्स दिए हैं, तो बट ऑब्वियस रिपीटिशन तो हो गई होगा। अच्छा, क्या बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स इज ऑलवेज 1920। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या हो, 190 होना चाहिए। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी में नीचे वाला लिख लेते हैं साहब, है ना। 5 प्लेसेस का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने 5 बोल दिया। 9 डिजिट का नंबर बनाना है, अवेलेबल डिजिट्स 5 है, तो इस प्लेस को 5 तरीकों से भर सकते हो। इसको 5, इसको 5, इसको 5, तो 5 to the power 9 तो नीचे आ जाएगा। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। अच्छा, फेवरेबल क्या है कि प्रोडक्ट इज 1920, मतलब ये जितने भी 9 डिजिट्स हैं, ये जितने भी 9 डिजिट्स आप रख रहे हो ऑफ कोर्स रिपीटिशन के साथ, तो उसका प्रोडक्ट 1920 आना चाहिए। अच्छा, 1920 प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात आएगी। जब तक फैक्टर्स नहीं बनाओगे तो क्या है 1920। एक तरीका तो वही प्राइम फैक्टर्स अपन कैसे बनाते थे, वो 2 2 2 2 2 2 डिवाइड करते जाते थे, या डायरेक्ट देख लो। ये आ रहा 1920 मतलब 64 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 10, 64 3 192 है ना। तो ये हो गया 2 to the power 6, तो 2 to the power 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बन रहा है? 2 to the power 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। अच्छा, मतलब ये जो 9 डिजिट्स बन रहे हैं इसमें 2 2 2 2 2 2 2 और 3 और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे 1 2 3 4 5 6 7 ही रखने हैं ना, और 2 में 3 और 5, मतलब मुझे 7 बार तो 2 चाहिए और एक 3 चाहिए और एक 5 चाहिए ना। 2 to the power 7 3 5। बेसिकली इनको अपन को अरेंज करना है भाई। ये कहीं पर भी जाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1920, तो इनका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय, कितने बार रिपीट हो रहा है साहब? अरे टोटल कितना है यार, कुछ भी बोल रहे हो। फैक्टोरियल 9, टोटल 9 डिजिट्स, रिपीटिशन 2 का कितने बार रिपीटिशन हो रहा है? 7 बार, तो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो इससे फैक्टोरियल 7 से काट दिया तो 9 इंटू 8 आया, 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 to the power 9, ये आपका आंसर आएगा। तो 72 अपॉन 5 to the power 9। अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है कि भाई जैसे कभी कभी बोलता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू दिस, तो करना क्या है? प्राइम फैक्टर्स बस ढूंढ लेना, और तो कुछ करना नहीं उसमें। आसान क्वेश्चन है। Order of the differential equation of the family of the curves y is equals to a 3 to the power bx plus c plus d sin x plus e is where a b c d e are arbitrary constant। देखो इन क्वेश्चंस में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपको वैसे भी मालूम है कि किसी भी सोल्यूशन में जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर उतना ही होता है। अगर मान लीजिए कि 5 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स हैं तो 5 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और 3 अगर इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 3 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो बेसिकली मुझे क्या ढूंढना है? हाउ मेनी इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर। अब इसमें जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है कि लोग ऐसा काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 4 और 5,
और 5 दिया है, मतलब और ये 100% मान के चलिए कि 5 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको इंडिपेंडेंसी देखनी है ना कांस्टेंट की, तो इनको आप जरा ब्रेक करके देखो। जैसे ये क्या हो गया, a इंटू 3 to the power bx इंटू 3 to the power c और प्लस d टाइम्स साइन ऑफ x प्लस e। ये दो तो अलग अलग हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, इनमें कोई भी कोरिलेशन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। इन दोनों कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करके मैं एक सिंगल कांस्टेंट अज्यूम कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा मान लूँ कि y इज इक्वल्स टू, इन दो को मैंने मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट मान लिया p, और e टू द पावर bx प्लस d टाइम्स साइन ऑफ x प्लस e लिख दिया मैंने। अब बहुत आसान हो गया साहब, है ना, एक ये और एक ये, 4 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। नाउ वन कैन नॉट कंबाइन एनी ऑफ द टू, तो टोटल 4 इसका आंसर आएगा। सो ऑर्डर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन रहा होगा उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 4। ठीक है, आंसर इज वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। If the focus of the hyperbola is plus minus 3, 0 and equation of tangent is 2x plus y is equals to minus 4, then the equation of hyperbola। देखो साहब, फोकस प्लस माइनस 3, 0 मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस पे उसका फोकस दिया हुआ है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म का पैराबोला हाइपरबोला होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो हाइपरबोला तो ये होने वाला है साहब, है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हम जानते हैं, हाइपरबोला का ये फोकस दिया हुआ है। अच्छा, तो फोकस ए ई कॉमा 0 होता है, तो ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 दिया हुआ है। अरे हाइपरबोला का फोकस कितना होता है, तो ए इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, रिलेशन तो आप जानते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज व्हाट, 9। तो एक तो रिलेशन ए और बी में ये मिल गया। अब कहीं से ए बी में एक और रिलेशन निकाल लें, सॉल्व कर लिया तो बस हाइपरबोला बन जाएगा। अच्छा, तो ए और बी में एक रिलेशन और कैसे मिलेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अच्छा हाँ जी, ये टेंजेंट का इक्वेशन दिया है, और हाइपरबोला जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला है ना, इस पर टेंजेंट का इक्वेशन अगर मैं ग्रेडियंट फॉर्म में लिख लूँ तो बेहतर है। तो ग्रेडियंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन होता है। तो m तो स्लोप यहाँ से मिल जाएगा, m की वैल्यू कितनी है, -2, और ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, y इज इक्वल्स टू, अगर मैं कर लूँ तो -2x तो +4, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये 4 दी हुई है, m की वैल्यू -2 दी है, तो -2 कर लिया तो अंडर रूट ऑफ ये कितना हो गया, 4a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4। तो फाइनली 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एक रिलेशन और मिल गया साहब। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 9। तो 5a स्क्वायर इज 25, तो a स्क्वायर तो आ गया साहब 5, और अगर a स्क्वायर 5 है तो b स्क्वायर 4 है, a स्क्वायर 5 है तो b स्क्वायर 4 है, x स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1। तो 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ये हाइपरबोला का इक्वेशन होगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 5y, ये a इज द आंसर, है ना, a इज द करेक्ट आंसर। हियर इज क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फैलेसी। अच्छा, ये फैलेसी का मतलब समझते हैं भाई। देखो साहब, मैथमेटिकल रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो मेरे दिमाग में 2-3 बातें हमेशा दौड़ती रहती हैं कि अपन इसको कैसे कनेक्ट करें। जैसे बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए हैं साहब कि एक अलग से मैथमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर बना के भेज दो या अपलोड कर दो, तो कोशिश करेंगे कि वो भी कर लें, क्योंकि
हर बार आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेगी। कभी वो ट्रूथ टेबल से काम बनेगा, कभी वो आपको सेट्स बनाने से काम चलेगा, कभी कभी आपको डायरेक्ट अलजेब्रा ऑफ सेट से काम चल जाएगा, क्योंकि नेगेशन बार बार बनाना, बार बार लिखना, ट्रूथ टेबल बनाना, दैट विल बी अ टफ जॉब। खैर, अभी इस क्वेश्चन में मैं इतनी बातें आपको बता देता हूं जिससे आपका काम आसान हो जाए ना, आपका काम आसान हो जाए। 2-3 बातें आपको दिमाग में रखनी। देखो साहब, ये जो P इम्प्लाइज Q है ना, P इम्प्लाइज Q की मीनिंग जो होती है वो क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है निगेशन ऑफ P और Q। इसकी मीनिंग होती है निगेशन ऑफ P और Q। दूसरी बात, अगर मैं इसका निगेशन ले लूँ, इसका निगेशन ले लूँ, क्या? निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, पूरे की मैं बात कर रहा हूँ। निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q मतलब इसका निगेशन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन Q। ये 2 बातें आपके दिमाग में, एक तो मैंने बैठा दी। दूसरी बात ये कि साहब जहाँ पर भी निगेशन है उसको सेट बेस्ड अगर मैं मानूँ, सेट पर बेस्ड, तो निगेशन का मतलब बार, कॉम्प्लीमेंट हो गया, सेट का कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, फैलेसी का मतलब क्या होता है ना? फैलेसी का मतलब होता है साहब कि जब ट्रूथ टेबल आपकी बनती है तो जो लास्ट कॉलम जो मिले ना, लास्ट कॉलम, उसमें सारे के सारे क्या होने चाहिए? टी 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 टी, तो वो होता है टोटोलॉजी। सारे के सारे अगर एफ 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 हो जाए तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रडिक्शन या फिर फैलेसी, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो या तो फैलेसी बोलेंगे या फिर कॉन्ट्रडिक्शन। अब बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के देख लो, बड़ी अच्छी सी बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। जब वो अलग से लेक्चर बनाएंगे मैथमेटिकल रीजनिंग का तब तो बनाएंगे। अभी जो बात आपको शेयर कर रहा हूँ उतनी बात आप समझ लें। टोटोलॉजी ऑल टी, फैलेसी ऑल एफ, ठीक। अगर सेट में मतलब मैथमेटिकल अलजेब्रा सेट की मैं बात कर रहा हूँ, देखो निगेशन का मतलब आप समझ लें बार, और मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दें। टोटोलॉजी का मतलब आप समझ लें क्या? यूनिवर्सल सेट। टोटोलॉजी का मतलब क्या समझ लें? यूनिवर्सल सेट, हमेशा सत्य, है ना। अच्छा, और फैलेसी का मतलब आप क्या समझ लें? फैलेसी, है ना। फैलेसी का मतलब आप समझ लें साहब नल सेट, हमेशा असत्य। ऐसा कुछ कनेक्ट कर रहा हूं, सेट से कनेक्ट कर रहा हूं। अच्छा, P इम्प्लाइज Q, है ना। सिंगल इम्प्लीकेशन को मैंने क्या लिखा? निगेशन P और Q। अगर मैं सेट में इस चीज को लिखूं, अगर मैं इसी चीज को सेट में लिखूं, P को मैंने सेट A मान लिया, P का मतलब क्या है? सेट A, और निगेशन P का मतलब क्या हो जाएगा साहब? A कॉम्प्लीमेंट। अब बात समझ में आ रही? और अगर कहीं पर लिखा हुआ है ना, ये वाला V बना हुआ है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग में V बनाते हैं, इसको और रीड करते हैं, उसमें अपन कैसा बनाते थे? U बनाते थे सेट में। और जहाँ पर एंड लिखते थे तो सेट में एंड कैसे लिखते थे? उल्टा U बना देते थे, ये एंड हो जाता था, ठीक। आगे देखो, आगे देखो, निगेशन P और Q का मतलब क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? A बार, तो ये लिखा है A बार यूनियन B लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? A एंड निगेशन ऑफ Q का मतलब B बार। आप इस बात को समझ लें कि जितने भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिए हुए हैं ना, इनको हम सेट्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। अगर वो सेट में कन्वर्ट होने के बाद U आ जाए तो दैट विल बी अ टोटोलॉजी। अगर वो T आ जाए सो दैट विल बी, सॉरी, अगर वो F आ जाए मतलब फाई आ जाए, तो फाई अगर आ गया तो मैं उसको क्या बोलूँगा? फैलेसी है या फिर कंट्राडिक्शन। अब आप समझे मेरी बात। इसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ फैलेसी, कौन सा फैलेसी नहीं है? तो फैलेसी अपन देख लेते हैं, सबकी चेक कर लेते हैं। कैसे? आप देखते चलो। ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है निगेशन ऑफ दिस इम्प्लाइज Q, पहले से देख लो। निगेशन ऑफ दिस इम्प्लाइज Q का मतलब क्या होता है? पहला वाला एंड दूसरे वाले का निगेशन। निगेशन ऑफ
दिस इम्प्लाइज दिस मतलब क्या होगा, पहला वाला एंड इसका निगेशन। ये लिखा है P तो मैंने लिखा P, जैसा लिखा था ऐसे ही लिख दिया। एंड निगेशन ऑफ दिस इम्प्लाइज दिस मतलब दिस एंड निगेशन ऑफ दिस मतलब ये हो गया निगेशन ऑफ दिस एंड निगेशन ऑफ दिस। अच्छा खुद से सोचो ना, देखने में कितना अजीब सा लगता है ना, कई बार बड़ा बड़ा सा लगता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है, मीनिंग समझानी मुश्किल पड़ती है। तो मैं तो इसको सेट में लिख लूँगा साहब, तो मैंने इसको सेट में लिखना चालू किया। तो ये क्या लिखा हुआ है साहब, ए, इसका मतलब इंटरसेक्शन। ये क्या लिखा हुआ है, ए बार, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। ये क्या लिखा है, बी बार। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अब मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। अब ये तो सेट बन गया, एसोसिएटिव लॉ लगा दो। तो ये हो गया साहब ए इंटरसेक्शन ए बार, एक जगह लिख लो, इंटरसेक्शन बी बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए इंटरसेक्शन ए बार कितना, ए इंटरसेक्शन ए बार नल सेट होगा साहब। नल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो नल सेट ही मिलेगा साहब। तो ये नल सेट आ गया। अच्छा नल सेट का मतलब क्या मैंने बोला, फैलेसी। नल सेट का मतलब क्या बोला मैंने, फैलेसी। ये मैंने लिखवा दिया ना, नल सेट आ गया मतलब फैलेसी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहला आंसर तो फैलेसी है। उसने बोला नॉट अ फैलेसी मतलब ए इज नॉट द आंसर। ये मैंने ए के लिए लिख दिया, सबके लिए लिख दे रहा हूं। बी पे आ जाते हैं ना, बी पे थोड़ा सा बस ध्यान रखना पड़ेगा ना, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा निगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज दिस, स्टैंडर्ड तो याद है ना, निगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज दिस मतलब क्या, दिस एंड निगेशन दिस, यही सीखा अपन ने। निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q, P एंड निगेशन Q, ये मैंने लिखा उसकी मीनिंग। तो निगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज दिस मतलब दिस एंड निगेशन ऑफ दिस। तो मैं लिख देता हूं साहब P एंड Q एंड निगेशन ऑफ P। और P का मतलब क्या है, A, निगेशन ऑफ P का मतलब क्या है, A बार। अब देख लो साहब ये क्या लिखा हुआ है, जल्दी बताओ ये क्या है। ये है A, ये लिखा एंड B एंड ये लिखा है A बार, कोई टेंशन ही नहीं। अच्छा जल्दी से देखो, एसोसिएटिविटी लगा देता हूँ ना, तो A इंटरसेक्शन A बार कर दिया और इंटरसेक्शन B कर दिया। अच्छा ये तो नल सेट है, तो साहब ये नल सेट हो गया। नल सेट का इंटरसेक्शन B, इसके साथ आपने क्या निकाला, ये आ गया 5, फैलेसी हो गया साहब। ये क्या हो गया, फैलेसी। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं। अच्छा सी पे गए, तो सी वाले पे आ जाओ। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, निगेशन ऑफ दिस इंप्लाइज दिस, इसका मतलब क्या, दिस एंड निगेशन ऑफ दिस। मैं लिख देता हूं साहब, इसकी मीनिंग क्या है, दिस एंड निगेशन ऑफ दिस। अच्छा मैं इसको सेट पर कन्वर्ट कर ले रहा हूं। ये हो गया ए इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा सुनते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, डिमॉर्गन्स लॉ लगता है ना, तो इतनी तो सेट्स पढ़ी होगी आपने। ये ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, फिर से वही कहानी आ गई साहब है ना। ये हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मिल गया साहब फाइ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया साहब फाइ, फिर से ये फैलेसी आ गई। तो ये फैलेसी ये फैलेसी ये फैलेसी, इसका मतलब ए बी सी आपका आंसर है नहीं, डी आंसर होना चाहिए। डी फैलेसी नहीं आएगा, कंफर्म है। निकाल के देख लेते हैं भाई, फिर से सीखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। भूल जाओ इसको। दिस इंप्लाइज दिस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये सीख ले। दिस इंप्लाइज दिस का मतलब होता है निगेशन ऑफ दिस और दिस। निगेशन और, समझ में आ गया। P इंप्लाइज Q का मतलब क्या होगा, निगेशन ऑफ दिस और दिस। सही है, तो जरा देख लो ये क्या लिखा है, डी सेक्शन यहां पे कर दे रहा हूं ना, डी सेक्शन यहां पर लेके आ रहा हूं। आप बताओ, इसको भी भूल जाओ, ये जैसा लिखा है वैसे ही लिख देता हूं। ये निगेशन ऑफ P लिखा है तो निगेशन ऑफ P लिख दिया, और लिखा है तो और लिख दिया। अंदर वाले की कहानी में पूछ रहा था, इसकी मीनिंग क्या है, निगेशन ऑफ दिस और दिस। तो निगेशन ऑफ दिस करोगे तो क्या आएगा, P, और दिस का मतलब Q। इसको मैं सेट के फॉर्म में लिख लेता हूं, खट से आपका आएगा। जरा देखो,
नेगेशन ऑफ पी बोले तो ए बार, ये हो गया यूनियन, ये क्या हो गया ए यूनियन बी। ओके, अब तो कुछ बचा नहीं साहब, अब तो कुछ बचा नहीं। इसको लिखा मैंने ए बार यूनियन ए लिखा, और यूनियन क्या लिखा, बी लिखा। अच्छा, ए बार यूनियन ए लिखोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। उसको यूनियन लोगे किसके साथ, बी के साथ। अच्छा, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ अगर आपने यूनियन लिया है तो डेफिनेटली यूनियन ही यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और यूनिवर्सल सेट का मतलब मैंने अभी सिखाया आपको टोटोलॉजी, खत्म कहानी। तो ये तो टोटोलॉजी है साहब, डी वाला टोटोलॉजी है, डी वाला फैलेसी नहीं है। तो साहब देखो, कुछ फंडामेंटल मैंने शायद आपको इशारों में बता दिया। अगर समझ में आ गया तो बहुत 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 अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है ना तो वेट करें। मैं डेफिनेटली अभी 2-4-5 दिन में एक मैथमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर ज़रूर अपलोड करूंगा और बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूंगा कि साहब क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आपको मैंने बता दिया सेट में उसको कैसे लिखा जाता है। टोटोलॉजी मतलब यूनिवर्सल सेट, फैलेसी मतलब फाई, मीनिंग ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ये आपको जरूर मालूम होना चाहिए क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा, इतना ध्यान रखें। सो दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और मैथमेटिकल रीजनिंग जेईई मेन को बहुत पसंद है, जैसा आप जानते हो हर बार एक क्वेश्चन आते ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल e टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स 1 प्लस ई टू द पावर 2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू। तो सीधा सीधा इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन है साहब, और आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है। ये तो दिख ही रहा है कि e टू द पावर रूट एक्स को t ले लो, ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये और ये दोनों कट जाएंगे। अरे कटेंगे ना भाई, e टू द पावर रूट एक्स को अगर आपने t लिया है, इसका डेरिवेटिव कितना, e टू द पावर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स, सही है। अच्छा, ये कितना हो गया साहब, dt ओवर dx, है ना, या दिस dx इज इक्वल्स टू dt, कोई दिक्कत। तो मैं लिख देता हूं साहब e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2 dt आ रहा है। e टू द पावर रूट एक्स बाई रूट एक्स इज dx इज इक्वल्स टू 2 dt। तो साहब यहाँ पर तो 2 dt हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा साहब, ये हो गया ट्वाइस इंटीग्रल, ये तो सब कैंसिल हो जाएगा ना, e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स की जगह 2 dt आ गया, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और ये मिल गया साहब ट्वाइस tan इनवर्स t मतलब e टू द पावर रूट एक्स प्लस सी। ऐसा कोई आंसर अगर दिख रहा है तो बहुत ही अच्छा, 2 tan इनवर्स e टू द पावर रूट एक्स है ना, ये सी आंसर है। हाँ बस बिल्कुल अच्छा है, और इसी लेवल के क्वेश्चंस आते भी हैं जेईई मेन में, ऐसा नहीं कि बहुत भारी सा क्वेश्चन आपको इंडेफिनिट का मिलेगा। एडवांस में तो इंडेफिनिट के क्वेश्चंस ही बहुत कम आते हैं, बहुत रेयर है ना। हाँ, जेईई मेन में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा क्योंकि 12th बेस्ड एग्जाम। प्लेन पासेस थ्रू 1, -2, 1 एंड इज परपेंडिकुलर टू द 2 प्लेन्स 2x - 2y plus z equals 0, x minus y plus 2z is equals to 4, then the distance of the plane from the point। तो बेसिकली आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है। अच्छा, प्लेन कैसे भाई, प्लेन तो इस पॉइंट से पास हो रहा है, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल्स 0, ये इक्वेशन हो जाएगा। a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स 0। a b c चाहिए drs ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अच्छा, जो रिक्वायर्ड प्लेन है इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर, मतलब रिक्वायर्ड प्लेन के नॉर्मल का drs कैसे मिलेगा, n1 क्रॉस n2 से मिलेगा। तो n1 क्रॉस n2 कर लो ना भाई, एक ये दिया 2 - 2 और 1, और एक 1 - 1 और 2, डिटर्मिनेंट i j k, n1 क्रॉस n2 कर लिया तो प्लेन के नॉर्मल के drs मिल जाएंगे। बस रख देना तो आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। या फिर ऐसी कंडीशन में प्लेन का डायरेक्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हो ना, आप ऐसा कर सकते हो, x माइनस प्लेन का जो इक्वेशन है, दिस वन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इन परपेंडिकुलर टू 2 गिवन प्लेन्स, तो आप डायरेक्ट निकाल लो x - 1, y माइनस y1 करोगे तो y प्लस 2, z माइनस z1 किया तो z माइनस 1, और 2 - 2 1, और यहाँ से मिलेगा 1 माइनस ऑफ 1 2, ये आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा साहब, और दैट इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन का डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा, आप देख लो चाहो तो।
अरे हो क्या रहा है, जब n1 क्रॉस n2 करते हो तो वही तो मिलता है साहब। तो ये हो गया x माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, तो माइनस थ्री टाइम्स कितना हो जाएगा x माइनस वन। अच्छा, माइनस ऑफ y प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय फोर माइनस वन दैट इज व्हाट थ्री, ओके, प्लस z माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया माइनस टू प्लस टू, ये तो खत्म हो गया, जीरो आ रहा है। अरे माइनस टू प्लस टू जीरो एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो कहानी खत्म है साहब। ये मिल रहा है माइनस थ्री एक्स और यहाँ से मिल रहा है माइनस ऑफ थ्री वाई प्लस थ्री माइनस सिक्स, माइनस ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू जीरो। सो एक्चुअली एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल जीरो, ये प्लेन का इक्वेशन आ रहा है। अच्छा, तो ये प्लेन का इक्वेशन है और आपको डिस्टेंस निकालनी है 0,2,2 से। तो 0,2,2 से तो ज़ीरो रखा तो ज़ीरो टू, अच्छा, प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन दैट इज रूट टू टेकिंग इट्स मॉड। तो रूट टू आएगा साहब, रूट टू इज द डिस्टेंस, है ही नहीं? क्या मिस्टेक हो गई भाई? अच्छा, कैसे आएगा? ये है साहब टू प्लस वन सॉरी थ्री, तो थ्री बाई रूट टू आंसर आएगा, थ्री बाई रूट टू आएगा। मैं तो भूल ही गया, सही है। तो थ्री बाई रूट टू तो एक आंसर दिख रहा है, ए इज योर आंसर। तो अब प्लेन के इक्वेशन बहुत कर लिए साहब, बहुत कर लिए ना। हर बार एक ही टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू टू गिवन प्लेन्स। तो आप डायरेक्ट रख लो x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, या फिर n1 क्रॉस n2 करके आप प्लेन के नॉर्मल के drs निकालें और फिर आप प्लेन के इक्वेशन में रखें। एक ही बात है, कंसीडर a b सच दैट a b इक्वल्स बी ए, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a12, a11, a21, a22। देखो यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही क्वेश्चन है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए वाला अपन ने इक्वेशन कहीं ना कहीं किया है NTA अभ्यास, कुछ ऐसे ही होगा, लेकिन ठीक है, डिफरेंट अप्रोच में कुछ पूछ रहा है। एक तो सबसे ज़्यादा ये लफड़ा करता है, इतना गंदा लिखा है, इसको तो आप A मान लो, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको ले लो D, है ना? तो A12 मतलब B बाय C निकालना है आपको। क्या निकालना है? B बाय C प्लस A11 A बाई D, ये वैल्यू आपको निकालनी, B बाय C प्लस A बाई D इज रिक्वायर्ड और AB इज इक्वल्स टू BA। तो एज यूजुअल लिख लेते हैं ना, लिख लेते हैं। ये लिखा ABCD मल्टीप्लाइड बाय 1 1 2 1, ये हो गया AB इज इक्वल्स टू BA 1 1 2 1 और इधर पे आप मल्टीप्लाई कर लो किससे? ABCD, AB इज इक्वल्स टू BA। इक्वेट करना काम, यहाँ से क्या मिलेगा साहब? A प्लस टू बी, A प्लस टू बी इज इक्वल्स टू, इसको भी कर लो, A प्लस सी, तो A प्लस सी, अरे सही किया ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A प्लस सी, तो ये तो कैंसिल हो गया, टू बी इज इक्वल्स टू सी। क्या चाहिए था यार? B बाय सी, तो B बाय सी की वैल्यू तो मिल गई आपको, B बाय सी इज इक्वल्स टू 1/2, एक तो ये मिल गया साहब, B बाय सी इज इक्वल्स टू 1/2। अच्छा, एक चाहिए A और D, A और D। अच्छा, सेकेंड वाला देखो, ये कितना? C प्लस टू डी, C प्लस टू डी इज इक्वल्स टू, ये कितना? 2A प्लस सी, 2A प्लस सी, ये भी मिल गया साहब, है ना? A बाई डी निकालना था ना, कहाँ गया? ये है A बाई डी, तो A बाई डी तो 1 आ गया, A बाई डी इज इक्वल्स टू 1, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, ये आंसर 3/2 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन आसान है लेकिन करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। कोई ऑब्जेक्टिव वर्किंग मुझे इसमें और कुछ दिख नहीं रही है साहब, क्योंकि आपको वैल्यू निकालनी है और करने की क्या ज़रूरत है ऑब्जेक्टिव वर्किंग, मतलब कौन सा टाइम लग रहा है, आसान क्वेश्चन जल्दी से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, हियर इज क्वेश्चन नंबर 15। A line passing through the point 2, 2 encloses an area of 4 square units with coordinate axis. The sum of intercepts made by the line on x and y axis is equals to। देखिए, ऐसे वाले क्वेश्चंस होते तो आसान है, बस ये देखना पड़ता है अपन को कि किस कोऑर्डिनेट में ये कहानी बन रही है। एक लाइन है जो 2, 2 से पास हो रही है और वो लाइन
कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ कौन सा एरिया बना रही है, 4 यूनिट्स का एरिया बना रही। मुझे मालूम नहीं कि साहब अभी तो दिमाग लगा ही नहीं रहा हूँ मैंने तो क्या किया, सीधे सीधे एक लाइन यही मान ली कि सपोज दिस वन इज़ योर लाइन पासिंग थ्रू विच पॉइंट 2,2, पासिंग थ्रू विच पॉइंट 2,2, और ये जो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल है वो 4 यूनिट्स दिया है, तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन मान लेता हूँ। अच्छा, ये पॉसिबल है कि साहब ये लाइन ऐसी ना हो, ऐसा हो कि ये लाइन ऐसी हो। अरे ये लाइन ऐसी भी तो हो सकती है ना, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये वाला एरिया हो सकता है, लेकिन मैं अभी भूल जाना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, फिर अपन कंडीशन से निकाल लेंगे साहब। तो पहले तो लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1, 2,2 से पास हो रहा है साहब, तो 1 2/a प्लस 2/b इज इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो 2 टाइम्स a प्लस b इज इक्वल्स टू कितना आएगा, ab आएगा ना। मुझे क्या निकालना, क्या है, सम ऑफ इंटरसेप्ट्स, मतलब मुझे निकालना है बेसिकली, क्या निकालना है साहब, a प्लस b निकालना है। किसी को कोई डाउट? और सीधी सी बात है साहब कि एक इक्वेशन a और b में ये मिल गया और दूसरा इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल से मिलेगा, क्योंकि 4 यूनिट्स दिया, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा, क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 मॉडुलस ऑफ ab। अरे ठीक है, बेस इनटू हाइट, मॉड इसलिए ले रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4, तो 4 2 ज़ा 8, ab मॉड इज इक्वल्स टू 8। तो साहब ए बी की 2 वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 8 और एक आएगी -8। दोनों को एक एक करके कंसीडर करना पड़ेगा साहब, तो ज़्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। एक बार ले लेते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 8। मान लीजिए कि ए बी कितना है, 8 है, तो बी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8/a। बी इज इक्वल्स टू 8/a, रख दो यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 8/a। तो इस इक्वेशन से मिलेगा 2/a प्लस 8/a का रेसिप्रोकल कितना होगा साहब, अरे 2 है तो 1/b a/8 ना, ये हो जाएगा 2a/8, 2a/8 इज इक्वल्स टू 1। चला देख तो लो क्या आ रहा है, तो मिल रहा है 16 प्लस 2a² इज इक्वल्स टू 8a। अच्छा, यहाँ से मुझे मिलेगा a² माइनस ऑफ 4a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स दिस वन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू 8 पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ए बी इज इक्वल्स टू 8 पॉसिबल नहीं है, मतलब ये कहानी खत्म। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, -8। ए बी की वैल्यू कितनी है, -8, और यहाँ से निकालो, ए बी की जगह -8 रख दो, तो -8 डिवाइडेड बाई 2। मुझे a प्लस बी चाहिए था ना साहब, तो यहाँ से a प्लस बी मिल गया, और क्या है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू -4। ये आपका आंसर है। ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी कि साहब किस क्वाड्रेंट में और कौन सा फलाना ढिकाना, अरे सीधा सीधा देसी स्टाइल में सॉल्व करो। एक इक्वेशन मिल गया, b की वैल्यू आपने रखी तो आपको क्वाड्रेटिक मिला, जिसने ये बता दिया साहब कि ये पॉसिबल नहीं है, मतलब a b इक्वल्स 8 होगा, नहीं तो होगा क्या, a b इक्वल्स -8 होगा। अब मैंने जोश जोश में बोल तो दिया, आंसर ही नहीं है, बिल्कुल है साहब, है ना, सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट, -4, यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, ये करने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए अच्छा क्वेश्चन। 2, 7, 9, 5 आर सब्ट्रैक्टेड रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द 4 नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन एपी, स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। देखो यार, क्वेश्चन तो बड़ा है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ बस इतना काम आप कर सकते हो कि इतना आसान सा क्वेश्चन दिखता है कि आप स्पीड बढ़ा सकते हो, है ना, इतना काम कर सकते हैं कि, और कैलकुलेशन थोड़ा हाँ संभाल के। तो चलो देखते हैं साहब, नंबर मान लो, और क्या है, ये हो गया a r क्यूब, 4 नंबर्स हो गए। इनमें से 2, 7, 9, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो a - 2, ar माइनस ऑफ 7, ar² माइनस 9, ar क्यूब माइनस 5। ये किस में, AP में। अच्छा, AP में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ऐसा करो, ये जो 3 नंबर्स, इस पे AP लगा दो,
इन 3 नंबर्स पे लगा दो, यू विल गेट द 2 इक्वेशंस इन ए एंड आर, सिंप्लीफाई करके ए और आर निकालो, सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। देखना पड़ेगा साहब, 2 टाइम्स दिस, ट्वाइस ए आर माइनस ऑफ 7 इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, मतलब a माइनस 2 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 9, और ये हो गया साहब 2ar, ये कितना हो गया 11, इसको इधर शिफ्ट करो, ये हो गया माइनस 14, तो मिलेगा कितना 2ar माइनस 14 प्लस 11 माइनस ऑफ 3 इज इक्वल्स टू a प्लस ए आर स्क्वायर। एक तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिख गया, अरे देखा क्या, सही है। दूसरा इन 3 से कनेक्ट कर लेते हैं, जरा कर लो, ट्वाइस ए आर स्क्वायर माइनस ऑफ 9 इज इक्वल्स टू वॉट, ए आर माइनस 7 प्लस ए आर क्यूब माइनस ऑफ 5। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा साहब, यहाँ से मिलेगा 2ar स्क्वायर माइनस 18 और प्लस 12, माइनस 18 प्लस 12 माइनस 6, यहाँ पर हो गया साहब माइनस 6 इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर क्यूब। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि इन 2 इक्वेशन से ए और आर, ए प्लस ए आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, आर से मल्टीप्लाई कर दो भाई इस इक्वेशन को, कितना हो जाएगा 2ar स्क्वायर माइनस ऑफ 6 इज इक्वल्स टू ए आर प्लस ए आर क्यूब। अच्छा, ये और ये तो सेम है, इसका मतलब ये और ये भी सेम होंगे। अरे क्या लिख रहा हो, आर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो माइनस 3r आएगा, तो ये और ये सेम है, तो ये और ये भी सेम होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये और ये कट जाएगा, माइनस 3r इक्वल्स माइनस 6। अच्छा, माइनस 3r इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो r की वैल्यू तो आ गई साहब, r की वैल्यू 2 आ गई, तो एक तो आपने r निकाल लिया, चलो 1 मिनट इसमें लग गया मान लीजिए। अब a निकालना रह गया, तो किसी पे रख दो, a निकालना है ना, तो r की वैल्यू रख दो, और क्या है, कोई और आसान सा दिख रहा है, नहीं रखना पड़ेगा। तो r की वैल्यू मैंने रखी, ये कितनी 2, ये हो गया 4a प्लस a, ये कितना हो गया 5a, सही है। और यहाँ पर r की वैल्यू 2 रखा, तो 4a माइनस 3, दैट इज 4a माइनस 3, तो a की वैल्यू माइनस 3 आ रही, a की वैल्यू माइनस 3। तो क्या पूछ रहा है साहब, स्मॉलेस्ट ऑफ द 4 नंबर्स। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये सबसे बड़ा वाला जो होगा ये सबसे छोटा होगा, मतलब बाद वाला, बिकॉज r इज पॉजिटिव एंड a इज नेगेटिव। तो माइनस 3 और ये कितना हो गया r क्यूब 8, 8 3 24, आंसर इज माइनस ऑफ 24, है ना, ये सबसे छोटा नंबर आएगा साहब, माइनस ऑफ 24। तो कैलकुलेशन तो है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है, कर सकते हो आप, अप्रोच में है आपके, और ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, एपीजीपी, इसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 17, कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 9 इन द एक्सपांशन ऑफ, पक गए हो यार, है ना। बस एनटीए की अच्छी बात मुझे जो लग रही है ना, वो यही है कि इस वेरिएशन के इतने सारे क्वेश्चन उन्होंने हर पेपर में दे दिए कि आप बच के नहीं जाएगा क्वेश्चन है, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बनेगा ज़रूर। तो देखते हैं साहब, देखो बाइनोमियल का एक्सपांशन स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी, इसके तो फैक्टर्स होते हैं ना, इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, एक 1 + x बनता है और एक 1 + x² बनता है, और मल्टीप्लाइड पावर कितना है 3, और इसका भी पावर 3। अच्छा, इसके 2 1 - x³ इंटू 1 - x³ ऐसा कर लिया, क्योंकि इससे मुझे इसको कंबाइन करना है। जब कंबाइन करोगे तो मिलेगा 1 - x² टू द पावर 3, और यहाँ पर मिल रहा है 1 + x² टू द पावर 3, और बचेगा क्या 1 - x टू द पावर 3। अच्छा, ये हो गया 1 - x टू द पावर 4 की पावर 3, और ये मिल गया 1 - x टू द पावर 3। अब इसको तो खोल ही सकते हैं साहब, है ना, ये हो जाएगा 1 - 3x टू द पावर 4, सही है, प्लस 3x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 12। ये तो इसका एक्सपांशन हो गया। आप इसको भी खोले लो, 1 - 3x प्लस
3x² माइनस ऑफ एक्स क्यूब। इस प्रोडक्ट में x टू द पावर 9 ढूंढना है। एक ही जगह से मिलेगा साहब, यहाँ से मिलेगा, इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 3 विथ नेगेटिव साइन, -9 इज योर आंसर। -9, ये डी ऑप्शन आ जाएगा साहब, है ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 18। देखो भाई, कभी कभी ऐसा भी कर लिया करो कि मेरे बोलने का इंतज़ार ना करें, है ना। वीडियो देखते देखते भी आप लाइक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। शेयर बहुत बार कर सकते हैं आप, डेफिनेटली। सब्सक्राइब तो किया ही होगा। आई होप कि ऐसा ज़रूर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं साहब कि एक्यूट एंगल बिटवीन द टू कर्व्स एट 0, 0, 1, 1। भाई देखो, दो कर्व्स दिए हैं, तो दोनों कर्व्स के बीच अगर 0, 0 और 1, 1 पे एंगल निकालना है, इसका मतलब एंगल बिटवीन द कर्व्स विल ऑलवेज बी गिवन बाय एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। तो स्लोप निकाल लो बेसिकली। इस कर्व का स्लोप निकाला मैंने, y डैश कितना आएगा साहब, 4x - 1, और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला साहब, 2y, y डैश इज इक्वल्स टू 1। तो इसका y डैश स्लोप कितना आएगा साहब, 1/2y। कोई दिक्कत? पहला पॉइंट उसने बोला साहब 0, 0। तो 0, 0 पे 0, 0, तो इसका स्लोप तो आ गया -1। तो m1 ले लिया मैंने, क्या, -1। और 0, 0, तो 0 रखोगे तो इनफाइनाइट आएगा, मतलब m2 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ओ भाई, ये तो वर्टिकल लाइन है। ये कैसी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, क्योंकि इसका स्लोप इनफाइनाइट दिया हुआ है। और ये -1 है, मतलब कितना एंगल बना रहा है, ये वर्टिकल लाइन है, मतलब ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज। और tan θ -1 तो हो गया 135 डिग्रीज। 135 और 90, तो इनके बीच का एंगल तो ऐसे ही मिल गया। इनके बीच का एंगल अल्फा मान के चलिए कितना आ गया, 45 डिग्री आएगा, π/4। अरे कोई डाउट है क्या? ये भाई इसका स्लोप -1, मतलब tan θ -1, तो थीटा कितना, 135, और ये इनफाइनाइट है, मतलब 90 डिग्रीज। 135 और 90 डिग्रीज एंगल कितना आएगा उनके बीच, π/4। अच्छा, 1, 1 पे भी बोल रहा है साहब निकालने को ना। 1, 1 पे क्या एंगल है ये भी देख लेते हैं। 1 रखो यहाँ पे, तो 4 - 1 कितना हो गया, 3। तो m1 इस बार स्लोप आ गया 3, और यहाँ पे 1, 1, 1/2। तो m2 इज इक्वल्स टू 1/2। एंगल कितना बोल रहा है साहब, tan ऑफ बीटा, है ना। कितना होगा, 3 - 1/2 डिवाइडेड बाय 1 + 3/2 टेकिंग इट्स मॉड 5/2, 5, ये भी 1 आ रहा है। अरे 1 आ रहा है साहब, तो बीटा इज इक्वल्स टू भी कितना हो गया, π/4। तो अल्फा और बीटा बराबर आ रहे हैं π/4 के। ये दो चीज़ें हैं। चलो आंसर देखो क्या है, अल्फा माइनस, बस यही आंसर आ गया, और क्या, अल्फा - बीटा = 0, बिल्कुल, है ना। अल्फा = बीटा इज द आंसर। तो आसान है ये भी क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं साहब, है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट x = 1/√2। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप निकाला, y इज इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ, तो स्लोप क्या होगा, dy/dx होगा। अच्छा, वेरिएबल लिमिट दी हुई है ना, तो लेबनिट्ज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। शायद किसी लेक्चर में मैंने लेबनिट्ज़ थ्योरम आपको बताई है, फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि अगर a से b f ऑफ t dt दिया है, सही है, और ये जो a और b है ये कांस्टेंट नहीं है साहब, ये कांस्टेंट नहीं है। a एंड b आर व्हाट, फंक्शंस ऑफ x, है ना। x के फंक्शंस हैं, a और b क्या है, x के फंक्शन है, ये याद रखना। मैंने आसान लर्न करने के लिए ऐसा लिख दिया है, a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा ना, तो di/dx कैसे होगा, t में पहले b रखा तो fb मल्टीप्लाइड बाय db/dx होगा, और माइनस f ऑफ a लोअर लिमिट रखी इनटू उसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। ये लेबनिट्ज़ का डेरिवेटिव होता है। अच्छा साहब, ये y है, मुझे निकालना क्या है, स्लोप। अरे स्लोप ही तो बोल रहा है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब क्या निकालना, dy/dx निकालना, बाद में x = 1/√2 रख दूंगा। तो जब dy/dx आप निकालोगे तो पहले cos इनवर्स
क्या रखोगे इसमें, एक्स स्क्वायर रखा, एक्स स्क्वायर रखोगे तो एक्स टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज व्हाट 2x माइनस एफ ऑफ ए, एक्स रख के देखोगे तो कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ x1, ये आपका dy ओवर dx है, और इसमें x इज इक्वल्स टू क्या रखना है साहब 1/√2 रख लो, और क्या है 1/√2 रखोगे तो 2 ये कितना हो जाएगा 1/4 ना, अरे 1/√2 का पावर 4, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये हो गया 2/√2, मतलब ये हो गया साहब √2 टाइम्स कॉज इनवर्स 1/4 माइनस यहाँ पर क्या रखा 1/2 कॉज इनवर्स 1/2 दैट इज π/3। ये आंसर है, सी ऑप्शन दिए √2 टाइम्स कॉज इनवर्स 1/4 माइनस π/3। अच्छा, 1 लाइन का क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है मुझे, और इसलिए भी ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है क्योंकि सीधा सीधा डिफरेंशिएट हो रहा है, सीधा सीधा स्लोप आ रहा है ना, सीधा सीधा। आगे बढ़ते हैं भाई, π/6 π/3 ये थोड़ा सा सुधार लेंगे ना, ये आपको करेक्ट कर लेना है। ये e इंटू जो दिख रहा है एक्चुअली दैट इज व्हाट e टू द पावर सेक ऑफ स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ होगा ना, e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना जरूर चेक कर लेंगे एक बार। अच्छा, ये लिखा क्या है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है डेफिनेट इंटीग्रल, तो ये हो गया साहब π/6, दिस वन इज π/3 e टू द पावर सेक ऑफ स्क्वायर एक्स, अच्छा इनटू ये हो गया साहब सेक 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक ऑफ स्क्वायर एक्स। आसान आसान आसान, बहुत ही आसान है ना। इसका डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है विथ 2 का डिफरेंस आएगा। अरे दिख रहा है ना, मान लीजिए कि सेक स्क्वायर एक्स को आपने t ले लिया, तो ये कितना हो गया साहब 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स 10x, मतलब 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x dx, ये इज इक्वल्स टू आएगा dt। तो 2 चाहिए तो ये dt/2 हो जाएगा, और क्या है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो i इज इक्वल्स टू हो गया 1/2 इंटीग्रल, और ये बना क्या e टू द पावर t dt, तो ये हो गया साहब 1/2 e टू द पावर सेक स्क्वायर एक्स। इसका लिमिट देखे रखी उसने π/6 π/3 π/6 π/3, तो π/3 पे तो 1/2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया साहब 1/2 e टू द पावर 4 माइनस किसी में है, बस ये आंसर, और क्या है किसी और में, अरे नहीं भाई आगे कर लो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि π/6 पे कितना होता है साहब cos √3/2, तो ये 2/√3 4/3, तो माइनस e टू द पावर 4/3। बिल्कुल पूरा कर लो, कहीं सिंप्लीफाई करने के बाद कोई आंसर ना दिख रहा हो, तो सही है, e टू द पावर 4 माइनस e टू द पावर 4/3 इज द सी आंसर। सही। 21, let PQ be the focal chord of the parabola y square is equals to 4ax if the center of the circle having PQ मतलब focal chord as diameter lies on this line y is equals to -4/√5, then length of the chord PQ। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आ गया साहब। फोकल कॉर्ड है PQ, उसका जो मिड पॉइंट है वो डायमीटर होगा, उसका जो मिड पॉइंट नहीं, क्या बोल रहा है PQ। अच्छा, एक सर्कल बनाया ना, PQ को डायमीटर मान करके अपन ने क्या किया, एक सर्कल बनाया, PQ को डायमीटर मान करके अपन ने एक सर्कल ड्रा किया, और सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन दिस लाइन y इज इक्वल्स टू -4/√5, मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है -4/√5, और आपको निकालना है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। चलो, y² इज इक्वल्स टू 4x है साहब पैराबोला, तो y² इज इक्वल्स टू 4x है, मतलब a की वैल्यू तो 1 दे रखी। ठीक, चलो बना लेते हैं साहब, y² इज इक्वल्स टू 4ax, तो y² इज इक्वल्स टू 4x पैराबोला बना लिया, और ये मैंने बना दिया साहब एक फोकल कॉर्ड, है ना, ये फोकल कॉर्ड हो गया PQ। अच्छा,
और y इज इक्वल्स टू -4/√5 पे ये y इज इक्वल्स टू -4/√5 पे सर्कल के सेंटर। अच्छा, ऐसा वाला बनाना चाहिए था। चलो बन गया तो आप समझ लो बस, और कुछ नहीं। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है सर्कल का सेंटर। ये पॉइंट सर्कल का सेंटर है क्योंकि उसने बोला PQ एज डायमीटर। और मैं इस लाइन को ऊपर नहीं बना सकता ना क्योंकि ये नेगेटिव में दिया हुआ है। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे मालूम पड़ गए साहब। पहला कुछ भी हो, एब्सिसा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका ऑर्डिनेट मालूम है। सही है। अच्छा, ये ओरिजिन है, ये फोकस होगा साहब। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो ये फोकस होगा, ये फोकल डिस्टेंसेस होंगे। मुझे निकालना है PQ। अच्छा, आपको फोकल डिस्टेंस तो मालूम होगा ना। एक काम करते हैं, इसको पैरामीट्रिक ले लो साहब। इसके कोऑर्डिनेट्स 80² 280। तो फोकल कॉर्ड के दूसरा एंड क्या हो जाएगा साहब, A/T² -2A/T। ये पॉइंट होता है फोकल कॉर्ड की लेंथ। अच्छा, मुझे तो अच्छे से फोकल डिस्टेंस ना, फोकल डिस्टेंस इज ऑलवेज गिवन बाय A + x। S की P से जो लेंथ होती है SP, A + x। x कितना है इसका, AT²। तो ये तो मिल गया साहब A + AT²। बहुत बढ़िया। दूसरे साइड की भी निकाल लो, SQ निकाल लो। अच्छा, SQ निकाला तो ये कितना आ जाएगा साहब, SQ निकाला तो कितना आएगा, ये भी A + x ही होता है ना, A + x। तो SQ के लिए x कितना, AT²। तो ये हो गया साहब A + A/T²। मुझे चाहिए PQ, तो PQ की वैल्यू कितनी आएगी, दिस प्लस दिस, मतलब हो गया 2A + A, बाहर लिख लिया, T² + 1/T² हो गया। और A तो 1 है तो 2 + T² + 1/T²। ये फोकल लेंथ आपकी आएगी। अब इसका इस्तेमाल करना बाकी। तो साहब इसका ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर आप समझ रहे हो ना, सेंटर थोड़ा सा डायरेक्शन अगर मैं ऐसा बनाता तो सही आ जाता। चलो आपको समझना बस है। ये सेंटर है तो सेंटर मिड पॉइंट होगा ना P और Q का। तो मिड पॉइंट में ऑर्डिनेट कैसा होगा, 280 + दिस डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स दिस। तो यहाँ से मिल जाएगा साहब क्या, 280 -2A/T डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -4/√5। यहाँ से क्या करोगे, अच्छा A तो 1 है तो A को तो हटा ही दो, A 1 है। अच्छा 2 को भी हटा दो तो T - 1/T, T - 1/T इज इक्वल्स टू -4/√5। इसका इस्तेमाल करके आप ये निकाल सकते हो, स्क्वायर कर दो और क्या है। तो ये कितना हो जाएगा साहब, T² + 1/T² इज इक्वल्स टू 16/5। अरे -2 भी तो आएगा ना, तो +2 कर दो और क्या है। अरे सही है ना, इसका स्क्वायर किया तो T² + 1/T² -2 आएगा। तो 2 को उधर शिफ्ट कर दिया, 10 26/5। ये आ रहा है साहब 26 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 26 डिवाइडेड बाय 5 ऐड कर दो तो 26/5 है ये। तो ये मिलकर के कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, 36/5 दैट इज़ 5 7। तो 7.2 इसका आंसर आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में। ये सही क्वेश्चन है, ये सही क्वेश्चन लग रहा है मुझे, है ना। इस क्वेश्चन में दम है, अच्छा क्वेश्चन है और बनता भी है, करने की तो बनती है साहब। तो थोड़ा सा 2-3, वैसे तो आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, अगर फोकल कॉर्ड की लेंथ आप लर्न कर सकते हो, या फिर निकालना हो तो आपको समझ में आता है। ये वाली फोकल डिस्टेंस मालूम है, ये फोकल डिस्टेंस मालूम है, तो टोटल फोकल कॉर्ड की लेंथ मिल गई। अच्छा बस इसमें लफड़ा ये है कि T² + 1/T² कैसे निकलेगा। तो ये बोल रहा है कि ये सेंटर का y कोऑर्डिनेट मुझे मालूम है, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से आपको आराम से ये वैल्यू मिल गई। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। लैम्डा बिलोंग्स टू R। लैम्डा क्या है, रियल नंबर सच दैट ओरिजिन एंड द नॉन रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, non-real roots of this equation
form vertices of an equilateral triangle in the argand plane then 1 by lambda। या देखो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में अगर आपको याद हो तो हमने ये बात आपसे बोली थी कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनके वर्टाइसेस Z1, Z2, Z3 हैं तो आपको मालूम है साहब कि Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ऐसा होता है ना। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला इफ द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर Z1, Z2 एंड Z3। सही है। अच्छा, हम लोग इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं ना, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसका इस्तेमाल? उसने एक वर्टेक्स तो ओरिजिन दे दिया और दो वर्टाइसेस यहाँ से मिल रहे हैं जो इसके रूट्स हैं। एक मान लो Z1 है, एक मान लिया Z2 और तीसरा वर्टेक्स जो है वो मान लिया Z3। अच्छा, अगर Z3 ओरिजिन है तो ये कहानी तो ख़त्म हो गई। अच्छा, Z3 ओरिजिन है तो ये कहानी भी ख़त्म, ये कहानी भी ख़त्म। तो बेसिकली आपको मिल क्या रहा है? मिल रहा है साहब Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z1 Z2। सही है। अच्छा, अब बोल रहा है कि इसके रूट Z1 Z2 हैं तो सम ऑफ द रूट्स तो दिख ही रहा है, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल्स टू माइनस दिस बाय दिस, मतलब -1 है। और Z1 इंटू Z2 प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना आ जाएगा? लैम्डा बाई 2। इन दो का इस्तेमाल करके लैम्डा कनेक्ट कर लो। अच्छा, इसको आप लिख सकते हो Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, उधर शिफ्ट कर दो साहब तो 3Z1 Z2 आ जाएगा। और Z1 प्लस Z2 कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर किया और ये हो गया साहब 3 लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2। क्या पूछ रहा है आपसे? 1 बाय लैम्डा। ओ भाई, धोखा मत खा जाना कि लैम्डा निकालो। तो 1 बाय लैम्डा आएगा 3 बाई 2 और 3 बाई 2 बोले तो 1.5 इज द आंसर। ये भी सही है, क्वेश्चन सही है। थोड़ा कंडीशन याद रख लें तो बेहतर है ना। इफ वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर देयर, तो इतना लंबा नहीं भी पढ़े तो अच्छा। समेशन ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ Z1 Z2, ऐसा लर्न कर सकते हो। अच्छा है, आगे बढ़ते हैं साहब। हियर इज क्वेश्चन नंबर 23। Let mod A is equals to 1, mod B is equals to 4, A cross R plus B is equals to vector R. If the projection of R vector along A vector is 2, then projection of R vector along B vector. तो सबसे पहले देखो, वेक्टर में दो बातें आपको सीखनी। दो वेक्टर्स दिए हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि A वेक्टर का B वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है ना, या इसी को अपन बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। एक ही बात। अगर मैं ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेंथ निकालूं तो आता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। दैट इज अ स्टैंडर्ड, है ना, ये बनना चाहिए आपको। ए वेक्टर का बी वेक्टर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है ये। इसको आप कैसे लिखोगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए। ये अलग बात हो गई, मैंने स्टैंडर्ड मैंने समझा दिया आपको। अब क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग ए इज 2, मतलब उसने दिया क्या है? आर वेक्टर डॉट ए कैप इज गिवन इक्वल्स टू, ऐसा दिया है। अच्छा, इसको मैंने क्या लिखा? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। और मॉडुलस ऑफ ए तो 1 दे के रखा है। इसका मतलब है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी क्या है? आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर की वैल्यू 2, ये मुझे अवेलेबल है। दूसरी बात जो मुझे अवेलेबल निकालना क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ आर अलोंग बी। आर का बी के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब मुझे निकालना है आर डॉट बी कैप निकालना है। एंड दैट मीन्स मुझे निकालना है आर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ बी निकालना है। इसका मतलब मुझे निकालना है आर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 4, ये मुझे निकालना है। अब आते हैं बात, और क्या गिवन है? मॉडुलस ऑफ ए तो 1 दिया हुआ है, ये कोई डाउट नहीं। मॉडुलस ऑफ बी तो 4 दिया हुआ है, यहाँ मैंने इस्तेमाल कर ही लिया है। तो ये दिया है, ये दिया, इसकी हेल्प से ये निकालना है। अब आते हैं इस पे, इसको अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर इक्वेशन। अच्छा, क्या होता है कि जो वेक्टर इक्वेशन है ना, इसका कोई माई बाप नहीं है।
अच्छा माई बाप नहीं है, इसका मतलब क्या कि वेक्टर इक्वेशन के कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर सकते। कभी अपन क्या करेंगे, ए के साथ डॉट ले लेंगे, कभी आर के साथ डॉट ले लें, कभी ए के साथ क्रॉस ले लें, कभी बी के साथ डॉट ले लें। हिट एंड ट्रायल है, तो एक आध बार करने से कुछ आइडिया मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका मैंने क्या किया, ए के साथ डॉट लिया, तो ये ए डॉट ए क्रॉस आर और प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट आर वेक्टर। कोई फायदा हो रहा है क्या? कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि ये तो कहानी वैसे ही खत्म है भाई। अगर मैं ए के साथ डॉट ले रहा हूं इसमें, तो ए डॉट ए क्रॉस आर, ए डॉट बी, और ये हो रहा है ए डॉट आर। अच्छा आप खुद सोचो कि ये तो जीरो हो जाएगा, स्केलर कंपोनेंट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसटीपी जीरो होगा, दो वेक्टर आइडेंटिकल। अच्छा ए डॉट बी और ए डॉट आर, ए डॉट आर तो पहले से 2 है। हाँ तो क्यों नहीं फायदा हो रहा है? एक और फायदा हो रहा है कि साहब ये 0 है और ये आपको 2 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 2 दिया है ना, ए डॉट आर इक्वल्स 2 दिया है। तो यहां से मुझे एक और चीज मिल गई, ए डॉट बी भी 2 आ रहा है। तो चलो भाई इसका भी शायद कहीं इस्तेमाल हो जाए। ए डॉट बी भी 2 आ गया। मुझे निकालना है आर डॉट बी। अच्छा फिर क्या करूं, इसमें क्या किया, एक बार ए के साथ क्रॉस ले लिया, ए क्रॉस आर प्लस ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस आर। क्या फायदा आएगा इससे, देखते हैं करके। अच्छा ए क्रॉस आर ना, ए क्रॉस आर तो ये दिया हुआ है, ए क्रॉस आर कितना, आर माइनस बी। और इसको मैं क्या करता हूँ, एसटीपी वीटीपी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओपन कर लेता हूँ। तो जरा देखो क्या मिलेगा, ए डॉट आर इंटू ए वेक्टर है ना, ए डॉट आर इंटू ए वेक्टर माइनस ए डॉट ए इंटू आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह मैं लिख लूं आर माइनस बी वेक्टर। लंबी कहानी बन रही। अच्छा कोई लंबी नहीं। ए डॉट ए स्क्वायर तो 1 है, तो ये तो आर ही आ गया, ना साहब, ये तो आर हो जाएगा। और ए डॉट आर कितना है, 2। मैं लिख लेता हूं साहब, 2 ए वेक्टर माइनस आर वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर माइनस बी वेक्टर। इसको इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बी के साथ डॉट कर दो, अच्छा पहले एक काम करो, बी के साथ डायरेक्ट डॉट कर दो, तो 2a डॉट बी हो गया माइनस ये हो जाएगा b डॉट आर, क्योंकि b के साथ r चाहिए ना मुझे, और ये मिलेगा b के साथ जब डॉट करोगे ना, b डॉट a क्रॉस b इज इक्वल्स टू व्हाट, b डॉट r और माइनस b डॉट b। अच्छा ये कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं साहब, सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा b डॉट बी स्क्वायर 16, अरे कहीं दिया है ना, ये हो गया, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो 16 और इज इक्वल्स टू इसको इधर शिफ्ट कर दो ट्वाइस ऑफ r डॉट बी, तो ये 20 डिवाइडेड बाई 2, तो r डॉट बी तो साहब आ गया 10, r डॉट बी 10 आ गया। तो कुछ तो करके आ गया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद और भी कोई छोटी छोटी मेथड होंगी जो कहीं इस्तेमाल हो जाएंगी। ठीक है, 5/2 दैट मीन्स 2.5 इज योर आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 2.5। हाँ ये तो बचपन से अपन क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, बचपन से अपन ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं। मैं इसमें बहुत ज़्यादा, देखो ये होमोजीनियस इक्वेशन देख रहे हैं ना, ax y z बी द रियल नंबर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, ये मुझे दिख गई।
जैसे मैंने क्वेश्चन देखा ना, नॉट ऑल जीरो, नॉट ऑल जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अच्छा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो नॉन ट्रिवियलिटी के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए बेसिकली, है ना। तो डिटर्मिनेंट अपन देखो इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल ज़ीरो, एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड इक्वल ज़ीरो, और यहाँ से x प्लस ए वाई माइनस ए जेड इक्वल ज़ीरो। तो डिटर्मिनेंट बनाओगे तो क्या मिलेगा साहब, ए माइनस वन, वन ए माइनस वन और वन ए माइनस ऑफ ए। ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो। यहाँ से ए निकाल रहा है और क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए। तो देख लेना यार, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा डिटर्मिनेंट, एक आध प्रॉपर्टी लगा लोगे तो और आसान हो जाएगा, और यू विल गेट हाउ मेनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए। तो आई होप कि बन जाएगा, करने की ज़रूरत नहीं। मेरा पर्पज़ ये था कि आपको याद दिला दूँ ना कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए क्या होगा, डी इक्वल ज़ीरो, और अगर ट्रिवियल सोल्यूशन है ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड आर ज़ीरो, है ना, एक्स ज़ीरो है, वाई ज़ीरो है, जेड ज़ीरो है, तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बस इसी दो पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बनते हैं जी। If the radius of the circle passing through the origin and touching the line x plus y equals 2 at 1, 2 is r units, अगर रेडियस r यूनिट्स है तो मुझे निकालना है 3√2r की वैल्यू। बेसिकली सर्कल की रेडियस निकालनी है। सर्कल कैसा है साहब, ओरिजिन से पास हो रहा है, 1, 1 पे ये लाइन क्या है, टेंजेंट है। आ जाएगा भाई, आ जाएगा सर्कल का। देखो 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 देखो, ये सर्कल मैंने बना दिया साहब, इस पे मैंने ये एक लाइन खींच दी। ये कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस टू इक्वल ज़ीरो। ये पॉइंट कहाँ पर है साहब, 1, 1 पे टच कर रहा है। अच्छा, सर्कल कहीं 0, 0 से पास भी हो रहा है, और ये इसका पूछ क्या रहा है, अच्छा रेडियस निकालनी है, मतलब ये मान लो या ये फिर मान लो, एक ही बात है, एक ही बात है ना। तो क्या किया मैंने, इसका सेंटर ले लिया मैंने h, k। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। मान लीजिए अगर सेंटर h, k है भाई, तो इस लाइन का स्लोप कितना है, टेंजेंट का स्लोप -1, मतलब नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, 1। ओए भाई ये नॉर्मल होगा ना, नॉर्मल का स्लोप कितना है, 1। अच्छा, अगर इसका स्लोप 1 है तो k -1 अपॉन h -1, एक स्लोप यहाँ से भी मिलेगा ना। अरे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, k -1 अपॉन h -1, एंड स्लोप ऑफ द नॉर्मल कम्स 1, h -1। अरे भाई बहुत बढ़िया ना, h इक्वल्स k आ गया, h इक्वल्स k आ गया। तो बेसिकली मैं अगर बोलूं कि इस सर्कल का सेंटर कितना है, h, h है, तो एक काम करो, रेडियस कितनी हो जाएगी, √2h। अरे भाई ये रेडियस कितनी हो गई, √2h, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी रेडियस निकालो, दैट विल बी व्हाट, √2h। मैं बोल देता हूँ ना, ये हो गया साहब h² + h² 2h² ना, तो h √2 आ गई रेडियस। h, h से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कितना आएगा, h + h - 2 डिवाइडेड बाय √2 टेकिंग इट्स मॉड, एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, √2h। कोई डाउट नहीं ना, √2h ये रेडियस, मैंने दो साइड से रेडियस निकाल ली ना। इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो रेडियस ये मिल गई, और यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लिया तो √2h मिल गया। मुझे तो लग रहा है यहाँ से मिलेगा ये 2h - 2, तो 2 टाइम्स h - 1, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2h आ गया। ये क्या कहानी आ रही साहब, अच्छा मॉड है साहब, मॉड है, स्क्वायर तो लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा साहब, 2h - 2 का होल स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 2h² इंटू 2, 4h², है ना, स्क्वायर है, भूल गया था साहब, है ना, मॉड लिया है। अच्छा, ये 2 का 4 कैंसिल, h - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h², तो h² - 2h + 1 इज इक्वल्स टू h²। h की वैल्यू आ गई साहब 1/2, h कितना आ गया, 1/2। तो रेडियस तो मिल गई साहब, रेडियस कितना हो गया, अगर ये 1/2 है तो रेडियस √2h है, मतलब √2 × 1/2, तो r की वैल्यू आ गई साहब 1/√2, और चाहिए तो 1/√2 इंटू दिस 3,
तो 3√2r इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब? 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। √2r इज इक्वल्स टू 3√2r, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 3। अच्छा, इस क्वेश्चन में मुझे एक बात समझ में जो आ रही है ना, और भी तरीके हो सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मेरे को जो पहला स्ट्राइक किया वो ये स्ट्राइक किया कि साहब उसने 1 1 दिया है, इसको टेंजेंट दिया है, मैंने इसको h, k मान लिया, सेंटर 0,0 से पास हो रहा है, तो मुझे ये दिख गया कि साहब एक रेडियस तो यहाँ से मिल सकती है और एक रेडियस यहाँ से मिल सकती है। फिर थोड़ा h और k में रिलेशन देखने की ज़रूरत लगी। इसका स्लोप -1 है इस लाइन का, तो नॉर्मल का स्लोप बट ऑब्वियस है 1 होगा। अच्छा, इसका स्लोप मैंने एक यहाँ से निकाल लिया 2 पॉइंट फॉर्म से ना, k -1 अपॉन h -1, ये 1 हो गया, तो h और k इक्वल आ गए। फ़ायदा ये हो गया कि सेंटर h, h, अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके मैंने रेडियस निकाला, उसको √2h के इक्वल कर दिया, यहाँ से h की वैल्यू 1/2 आ गई। कोई बहुत भारी सा टाइम नहीं लगने वाला। बाकी तो आप s प्लस लैम्डा l करके भी आप निकाल सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी सी बात नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको ठीक लगा होगा, और आपने फिर से क्वेश्चंस के लिए मैंने आपसे पहले भी बोला है कि क्वेश्चन आप कॉपी में ज़रूर करें, केवल देख करके अपना काम ना चलाएं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने किए हैं, आपने नहीं। जब तक आप खुद से नहीं करोगे सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभ्यास पेपर 33 के साथ। लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।